हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं G7 के बारे में। G7 का हाल ही में समिट हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है और इसके ऊपर चीन ने कुछ आपत्तियां जताई है, कुछ कमेंट किया है ऐसा, तो ये थोड़ा सा हॉट न्यूज हो गया है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि G7 के ऊपर हमारा 3 वीडियो आएगा। 3 वीडियो कैसे आएगा? ये जो हमारा वीडियो है ये G7 के ऊपर कंप्लीट वीडियो है। आखिर G7 है क्या, इसमें कितने देश हैं, क्या रूस भी इसका भाग रहा है, और अगर था तो रूस को क्यों हटा दिया गया था, भारत के लिए कैसे है ये महत्वपूर्ण G7 संगठन, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा वो G7 के जो वित्त मंत्री हैं, G7 कंट्री के जो वित्त मंत्री हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने 15% कॉर्पोरेट टैक्स डील की बात की है, ग्लोबली बात की है। तो इसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट वीडियो आएगा। इसके बाद एक G7 अभी जो हमारा समिट हुआ है, G7 समिट हुआ है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसके ऊपर चाइना ने कुछ आपत्तियां जताई है, कुछ ये बोल रहा है, कमेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर एक हमारा वीडियो आएगा कि आखिर चाइना को क्यों तकलीफ है G7 से, और भारत के लिए कैसे G7 महत्वपूर्ण है, क्या भारत को G7 से लाभ हो सकता है, क्या भारत इसका सदस्य बन सकता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो 3 वीडियो हमारे आने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं G7 के बारे में। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये G7 आखिर है क्या और इसकी स्थापना क्यों की गई थी और कितने इसमें देश हैं। G7 कहने का तात्पर्य हुआ ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि 7 देशों का ये ग्रुप है। ये संगठन जो है वो 7 देशों का एक ग्रुप है, और ये 7 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है, मतलब कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का ये ग्रुप है। इसमें 7 कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान। ये वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 7 देश हैं, इसीलिए इसका नाम G7 दे दिया गया है, ग्रुप ऑफ 7। आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में, 25 मार्च 1973 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? किसी भी संगठन की अगर स्थापना होती है तो उसके पीछे रीजन होता है कि हम इस संगठन की स्थापना क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा, यह क्या काम करेगा। तो इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने मिल करके यह संगठन 1973 ईस्वी में इसलिए बनाया था ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके, कानून बनाया जा सके, कानून की रक्षा की जा सके, कानून बनाए रखना, लगातार विकास, ये सब इनका लक्ष्य है। तो इसलिए इन्होंने 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना की। देखिए हुआ क्या, एक ऐसा समय था 1973 से ठीक पहले ग्लोबली अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर तेल को लेकर के तेल संकट पैदा हो गया। और जाहिर सी बात है कि अगर तेल का संकट पैदा होता है तो आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आ गई, आर्थिक संकट पैदा हुआ। तो इसको लेकर के, इस आर्थिक तंगी को कैसे, इस तंगी से निपटा जाए, तब जाकर के 1973 ईस्वी में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने मिलकर के यह संगठन बनाया था ताकि भविष्य में आने वाली जो भी चुनौतियां होंगी वैश्विक स्तर पर हम उनसे निपट सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या इसमें रूस भी इसका पार्ट था। अभी G7 हमने देखा कि 7 ऐसे देश हैं, ये देश हैं। क्या रसिया भी इसका भाग रहा है? बिल्कुल रहा है। रूस भी इसका भाग था, और जब रूस इसका पार्ट था तो यह कहलाता था G8, क्योंकि रूस को मिला करके 8 कंट्री हो जाते थे, तो G8 कहलाता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रसिया को इस ग्रुप से, संगठन से निकालना पड़ा? क्या रसिया खुद से निकल गया या फिर इसको निकालना पड़ा? देखिए हुआ क्या था कि 2014 ईस्वी में यूक्रेन के, यहां पे इस मैप में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो ये रसिया का क्षेत्र है, और ये देखेंगे ये नीचे जो ब्लू कलर वाला भाग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर, और इधर का जो ये भाग देख रहे हैं आप ब्लू कलर में, ये ब्लैक सी है, ये काला सागर है। और काला सागर में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया पर रसिया ने अटैक कर दिया। रसिया ने इस पर अटैक कर दिया
2014 ईस्वी में। ठीक है, 2014 ईस्वी में इसके ऊपर अटैक कर दिया। यूक्रेन के काला सागर प्रायद्वीप, ये क्रीमिया है, इसके ऊपर इसने अटैक कर दिया और इसके ऊपर अटैक करके और कब्जा भी कर लिया। रसिया ने इसके ऊपर कब्जा भी कर लिया। तब इसको, इस संगठन से रसिया को हटा दिया गया, तुरंत से इसको इस समूह से निकाल दिया गया। तब से ये G7 है। ठीक है, तो रसिया भी इसका पार्ट रहा था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। क्रीमिया पर चूंकि रसिया ने अटैक कर दिया था, उसके तुरंत बाद रसिया को यहां से हटा दिया गया था, इस ग्रुप से हटा दिया गया था। एक बात और आती है कि ठीक है, रूस भी है, अमेरिका भी है, यूके भी है, इन सब ये सब देश हैं। फिर चाइना अपने आप को कहता है कि हम तो बहुत मतलब कि मजबूत देश हैं, मजबूत अर्थव्यवस्था है हमारी, तो चाइना को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? अब यहां पे आसान भाषा में बिल्कुल आपको समझाने जा रहा हूं कि चाइना को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, और भारत भी इसका सदस्य नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, चाइना हमेशा बोलते रहता है हमारा ये है वो है, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है, क्यों नहीं फिर इसको शामिल किया गया, चाइना को क्यों नहीं शामिल किया गया? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि चीन में अब भी जीडीपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। चीन, हमें पता है कि यहां पर चीन में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। अब जनसंख्या ज्यादा होने से एक ऐसा समझिए इसको कि देखिए, दो परिवार हैं, ऐसा समझिए कि यहां पर दो परिवार है, परिवार एक और ये है परिवार दूसरा। परिवार एक जो है, इसकी महीने की इनकम है 50,000 रुपए। अब इसमें सदस्य हैं 5। परिवार दो जो है, इसके भी महीने की इनकम है 50,000 रुपए, लेकिन इसमें सदस्य टोटल है 10। अब यहां पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि हर एक व्यक्ति का इनकम महीने का कितना है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 5,000 रुपए है ना, 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति यहां पर आय आ जाती है महीने का। जबकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें सदस्यों की संख्या मात्र 5 है और महीने में 50,000 रुपए आ रहा है। यानी कि इसमें एक परिवार, एक सदस्य की इनकम, आमदनी जो है वो महीने का है 10,000 रुपए। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों परिवारों में अगर कंपेयर किया जाए कि खुशहाल परिवार कौन सा होगा, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो परिवार है वो ज्यादा खुशहाल होगा और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जनसंख्या कम है और इनकम उतना है। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है, यहां पे चाइना का जनसंख्या काफी ज्यादा है, इनकम तो है लेकिन जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका भी 50,000 इनकम है, लेकिन जनसंख्या क्या है, ज्यादा हो जा रहा है। तो जनसंख्या ज्यादा होने से इसकी आय क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से चाइना को अगर देखा जाए तो ये अभी भी डाउन है, नीचे जा रहा है, क्योंकि यहां की जनसंख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए कहा ऐसा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में भी तुम भाई पीछे हो, तुम अभी इधर ही रहो, तुमको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। अब फिर बात आती है कि तब भारत क्यों इसमें नहीं है? तो भारत तो चलो ठीक है, अभी उतनी ज्यादा अगर अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो उसके कंपेयर में इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर है। ठीक है, थोड़ी सी कमजोर है, ज्यादा कमजोर नहीं है। अब ये भी काफी मजबूत होते जा रहा है हमारा भारत। भारत भी G7 में शामिल नहीं हो सका है, लेकिन अभी उसकी ग्लोबल पहचान काफी ज्यादा बढ़ गई है और विदेशों भी से भी कई मजबूत ऐसे देश हैं जो भारत के साथ हमेशा अब खड़े रहते हैं। भारत को इस साल गेस्ट नेशन के तौर पर शामिल भी किया जा चुका है। भारत के अलावा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इनको भी गेस्ट मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। अब बात आती है कि भारत सबसे पहली बार G7 में कब शामिल हुआ था गेस्ट के तौर पर? तो भारत सबसे पहली बार 2019 में, याद रखिएगा, 2019 में गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया था, जब यह शिखर सम्मेलन फ्रांस में संपन्न हुआ था। ठीक है, और एक स्टेटमेंट जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जी, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने काफी पुश किया था कि भारत को G7 का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश है। और अभी हमें जहां तक ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप महोदय होते तो अभी जो सम्मेलन हो रहा है
उसमें ये जरूर जोड़ देते कि भारत इसका हिस्सा बने, लेकिन अभी भी चांसेस है कि भारत हिस्सा इसका बन सकता है। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, भारत को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस रिकमेंड किया था इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने, जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने कहा था कि भारत एक ताकतवर देश है, प्रभावशाली देश है, एशिया में काफी उभर करके आया है, देश ऊपर आया है, तो ऐसे में इसका सदस्य भारत को होना चाहिए, ऐसा कहा था डोनाल्ड ट्रंप जी ने। अब बात आती है कि G7 आखिर करता क्या है। तो देखिए, G7 की बैठक हर वर्ष होती है और हर वर्ष अलग अलग जो कंट्री हैं, इस बार इसने किया तो अगला बार वो करेगा, मतलब बारी बारी से इसकी अध्यक्षता अलग अलग देश करते हैं। अब ये चर्चा किस चीज पर करते हैं, किस चीज पर इनका फोकस होता है, तो इनका मेन जो फोकस होता है वो होता है अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी के ऊपर इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। इसके बाद ये देशों की रक्षा सुरक्षा से संबंधित ये बात करते हैं, बीमारियों से संबंधित बात करते हैं और पर्यावरण से संबंधित ये बात करते हैं कि पूरे ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर अगर कोई इकोनॉमी से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई परेशानियां आ रही हैं और खास करके इनका जो सदस्य देश है उसके ऊपर ये चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी 15% टैक्स डील के ऊपर इन्होंने चर्चा की है, बात की है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रक्षा के ऊपर बात करते हैं, आतंकवादी हमला अगर हो रहा है कैसे हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है, ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर भी ये बात करते हैं। बीमारी के ऊपर, जैसा कि अभी हमारा जो सम्मेलन इनका हुआ है, शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें इन्होंने इसी के ऊपर, चूंकि कोरोना महामारी अभी विश्व स्तर पर इसने विश्व को अपने कब्जे में एक तरह से कहे तो ले रखा है, तो इसके खात्मे के लिए कि कैसे इसको कोरोना को खत्म किया जाए, तो कोविड के ऊपर ही सबसे ज्यादा बात की गई इस शिखर सम्मेलन में भी, ठीक है। तो ये बीमारी के ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण के ऊपर, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीजों पर भी ये बात करते हैं और कैसे इन सब चीजों से निपटा जाए इसके ऊपर भी ये बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इसकी G7 शिखर सम्मेलन जो होता है या G7 जो समूह है, क्या इसकी भी आलोचना की जाती है? हाँ, इसकी भी आलोचना की जाती है। बीच बीच में G7 की जरूरत और इसके असर पर भी सवाल उठता है कि G7 की जरूरत है भी या नहीं जरूरत है। अगर नहीं जरूरत हो क्यों जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है। तो आपको बता दूं कि ये कई बार विवादों में थोड़ा सा रहा है। कई लोगों का मानना है कि संगठन का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये संगठन अपने आप में ये कहता है संगठन कि देखो, तुम लोग ऐसा अगर कह रहे हो कि हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो पेरिस जलवायु समझौता जो है वो मैंने ही लागू करवाया था। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेरिस जलवायु समझौता जो है वो हमारा ही देन है ना, जिसमें देशों के कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कहा गया था। पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था, जलवायु से संबंधित जो समस्या है उससे निपटने के लिए इन्होंने बात की थी कि हमें जितना हो सके उत्सर्जन कार्बन का कम कर देना होगा। तो इनका कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने सबसे बड़ा कदम उठाया था, पेरिस जलवायु समझौता हमारा ही देन है। इसके अलावा ये कहते हैं कि हम एड्स, टीबी जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए ग्लोबल फंडिंग भी करते हैं, जिससे लोगों को काफी मदद मिलती है। तो ये सब जो है वो G7 का एक तरह से कहे तो फायदा है। G7 आलोचनाओं में एक बात और भी है कि ठीक है, आप बताते हैं कि हमारा जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले कंट्री हैं वही इसके समूह हैं, तो आपने किसी भी लैटिन अमेरिका कंट्री को नहीं रखा है, ना तो कोई अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भी इस पे कभी कभी सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। तो आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा शिखर सम्मेलन इनका हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, और 15% टैक्स डील जो है, कॉर्पोरेट टैक्स डील जो इन्होंने लागू करने के लिए कहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ये तो एक इंट्रो था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।